दक्षिण भारत में मानसून के समय से पहले पहुंचने के बाद उसके तेजी से आगे बढ़ने और उत्तर भारत में प्री मानसून बरसात की अधिकता से मंडियों में सब्जी की सप्लाई पर असर पड़ा है। इस वजह से हुआ ये कि सब्जियां महंगी होने लगीं। अप्रैल की तुलना में मई के दौरान टमाटर का औसत भाव करीब 15% बढ़ चुका है। देश भर की कृषि उपज मंडियों में मई में टमाटर का औसत भाव 1400 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अप्रैल में 1200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ करता था। 1200 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल का भाव आ गया थोक मंडियों में। सर, क्या इसका असर आने वाले दिनों में और वेजिटेबल्स पर दिखेगा, और अंत में जब महंगाई के आंकड़े हमारे सामने आएंगे तब कितनी आंच उन आंकड़ों को इस महंगाई की लगती दिखेगी? शुभम, मानसून का समय से पहले आना जहां अच्छी खबर है, वहां जो सब्जी का उत्पादन है, हॉर्टिकल्चर है, उसके लिए ये चुनौती है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह के दौरान सब्जी की फसल को नुकसान हुआ है। कई जगह जो सब्जी खेत में थी वो अचानक बहुत तेज़ बारिश से ख़राब हो गई है, और इसलिए हम सभी जगह, नासिक में, पुणे में जो प्रमुख मंडियां हैं, महाराष्ट्र की, उत्तर भारत की जो प्रमुख मंडियां हैं, इन सब जगह हम कुछ खास फसलों का, सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी देख रहे हैं। इसमें टमाटर सबसे ऊपर है। इसके अलावा जो सीजनल हरी सब्जियां हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी देख रहे हैं। चिंता की बात यह है कि वेजिटेबल की या सब्जियों की इन्फ्लेशन ने पिछले 6 महीने में आरबीआई को महंगाई कम करने में बड़ी मदद की है, क्योंकि ये सीजनल पार्ट है और इससे ये महंगाई बार बार लौटती है। इसकी बड़ी वजह यही वजह है कि खाद्य महंगाई को रिजर्व बैंक अपने निर्धारित लक्ष्य के नीचे रोक पाया है और ब्याज दरों में कमी की है। अब जून में आरबीआई की एक बैठक फिर से होने वाली है। अगर ये सब्जियों की महंगाई इसी तरह से बढ़ी और जो असर हमें दिख भी रहा है आने वाले समय में मानसून की रेन का, तो इससे फिर खाद्य महंगाई को कम करने की जो कोशिशें 3 महीने में दिखी थी वो पटरी से उतर सकती हैं। आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब एनबीएफसी को फिनटेक कंपनियों की ओर से दिए गए डिफॉल्ट लॉस गारंटी को स्ट्रेस्ड लोन की प्रोविजनिंग में शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनबीएफसी को अब ऐसे लोन पर पूरी प्रोविजनिंग करनी होगी, भले ही फिनटेक पार्टनर ने डिफॉल्ट पर गारंटी दी हो। सर, अगर हम मध्यम से लंबी अवधि में देखें तो इस फैसले का असर डिजिटल स्पेस पर, स्पेशली जो लैंडिंग स्पेस है उस पर, एनबीएफसी की सेहत पर, उनकी बैलेंस शीट पर किस तरह से पड़ेगा? शुभम, रिजर्व बैंक का फैसला एनबीएफसी और फिनटेक दोनों के लिए की मुश्किल पैदा करेगा। आमतौर पर यह मामला थोड़ा जटिल है, समझना जरूरी है कि एक एनबीएफसी कंपनी अगर एक फिनटेक कंपनी को को पैसा देती है, जो फिनटेक कंपनी आगे छोटे लोन के तौर पर लोगों को पैसा बांटती है, तो उसके बदले फिनटेक कंपनी एक गारंटी देती है उस एनबीएफसी को, जिसमें कि यदि भविष्य में कोई कर्ज लेने वाला व्यक्ति डिफॉल्ट हो जाता है तो उसका जोखिम वो फिनटेक कंपनी उठाएगी। अभी तक ये व्यवस्था चल रही थी और इसलिए एनबीएफसी कंपनियां किसी फिनटेक कंपनी को दिए गए कर्ज के लिए प्रोविजनिंग नहीं करती थी। लेकिन अब सितंबर से ये जो आदेश लागू होने वाला है, जो आरबीआई ने दिया है, उसके बाद फिनटेक कंपनियों को दिए गए कर्ज के लिए एनबीएफसीज को अपने प्रोविजनिंग करनी होगी, और इसके 2 बड़े असर होंगे। एक तो एनबीएफसीज की प्रोविजनिंग का और उनकी बैलेंस शीट का पूरा ढांचा बदल जाएगा, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा पूंजी का प्रोविजन करना होगा। दूसरा, फिनटेक कंपनियों को जो प्रोत्साहन मिलता था कर्ज देने के लिए, उसमें कमी होगी। रिजर्व बैंक ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि रिजर्व बैंक को यह महसूस हो रहा है कि एनबीएफसी और फिनटेक की मिलीजुली व्यवस्था में कर्ज देने को लेकर पारदर्शिता नहीं है, और जब कोई फिनटेक कंपनी डूबती है या उसके बड़े डिफॉल्ट्स आते हैं तो एनबीएफसी कंपनी पर भी असर पड़ता है। और चूंकि एनबीएफसी पर रिजर्व बैंक कई बार अपने हाथ चला चुका है, इसलिए वो किसी तरीके की जोखिम लेने की स्थिति में नहीं और कोई जोखिम लेना भी नहीं चाहता है। तो इसका तात्कालिक असर हमें एनबीएफसी कंपनियों पर के कामकाज पर भी दिखेगा और फिनटेक कंपनियों पर भी दिखेगा।